हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप मल्टीबैगर सीरीज में जो आज ही इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं उन सभी लोगों का तो और बेहतर स्वागत, और जो परिवार का हिस्सा पहले से बने हुए हैं उनको तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। मल्टीबैगर सीरीज में हम लोगों ने डिस्कशन किया है 60 प्लस वीडियोस के बारे में, जहां पे हम लोग 1 रुपीज से 20 रुपीज, 20 रुपीज से 50 रुपीज, 50 रुपीज से 100 और 100 से 200 रुपीज के अलग अलग पेनी स्टॉक्स और मल्टीबैगर स्टॉक्स, फंडामेंटली जो बेहतर कंपनियां हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनियां जो कि मिड कैप कंपनियां हैं या लार्ज कैप कंपनियां हैं और उनका जो प्राइस है वो अच्छे डिस्काउंट पर आपको ट्रेड करते हुए मिल रहा है, तो उसको भी हम लोगों ने इसमें जगह दी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का उदाहरण है, IRFSC इसका उदाहरण है और न जाने कितनी ऐसी कंपनियां इसका उदाहरण है जिसको जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसके प्रीवियस आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मैंने 2 भाग में बांटा है, IRFSC पे मैंने डिस्कशन किया है, जरूर जाकर के देख लीजिएगा। और आज जिस कंपनी का हम चुनाव करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं, विश्वास मानिए मस्त कंपनी है, बड़ी कंपनी है, PSUs में काम करती है। इससे पहले भी PSU सेक्टर पर काम करने वाली एक बहुत बेहतर सी कंपनी के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब दूसरी भी सेम उसी सीरीज में आगे चल रहे हैं। तो आज का जो हम लोगों का कंपनी है उसकी जो वैल्यू है 101 रुपीज पर ट्रेड कर रही है, 101 रुपीज पर ट्रेड करने वाली वैल्यू पर काम कर रही है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और यहाँ बात बता देता हूँ, जैसे इससे पहले वाला में अगर आप देखे होंगे सीरीज में, तो वहां पे 165 रुपीज या 170 समथिंग 771 रुपीज में ट्रेड कर रही थी। लेकिन जब हम लोग वीडियो शूट करके डालते हैं ना माय डियर, तो इसको कलेक्ट करने में, इसको रिसर्च करने में फंडामेंटली ना हमें 4-5-6 दिन लगता है, क्योंकि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और एक शिक्षक होने के नाते मैं स्वयं आप तक जब पहुंचता हूं ना तो बड़े रिसर्च के साथ, बहुत ही गहराई के साथ मंथन करके और हमारी टीम बेहतर एनालिसिस करने के बाद ही हम आप तक उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमारा सर्वोच्च मानना यह है कि हम आप में वैल्यू ऐड करें ना। तो जब हम इसको कलेक्ट करते हैं, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो हम स्क्रीनर, मनी कंट्रोल, जितनी ऐसी वेबसाइट है, फिर उसके बाद उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, MCA के पोर्टल पर जाकर, होम मिनिस्ट्री के प्रोफाइल पर जाकर के उस कंपनी का पूरा जन्म कुंडली लगाते हैं, उनके प्रेस रिलीज को देखते हैं, उनके मिशन विजन को देखते हैं, कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड डायरेक्टर, इन्वेस्टर और कंपनी के फाउंडर का पूरी, तो इतनी केस स्टडीज करने में जितना हमें समय लग जाता है, तो उसी के अनुसार हम जब आप तक उपस्थित होते हैं तो 2-4-5 दिन का समय वहां पे गैप हो जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि देयर इज अ प्रिंटेड ऑफ 101 रुपीज, तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी और धर्म बनता है कि उसको जाकर एक बार देखिए कि आज के दिन पे वो कैसा ट्रेड कर रही है। तो जब हमने इसको निकाला था उस दिन ये 101 पर ट्रेड कर रही थी, तो इसको ही आधार मान के हम लोग चल रहे हैं। हाई की बात करें तो इस वक्त ये 103 पर काम कर रही है। अगर हम इसके लो की बात करें तो 37 रुपीज का इन्होंने लो बनाए हुए हैं। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 1.84% ये ऑफर कर रही है। ROCE, ROE का कैलकुलेशन बहुत बेहतर है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख प्लस करोड़ का कंपनी का एक मार्केट साइज है, कंपनी की वैल्यूएशन है ना। तो ओवरऑल अगर हमने मार्केट कैप देख लिया, कंपनी का ट्रेडेड प्राइस देख लिया, इसकी हाई देख लिया, इसका लो देख लिया, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यू आर लुकिंग कि आप, हम लोग जो भी कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी नियर क्लोजर टू इट्स हाई, अपने हाई के बड़े नजदीक है। तो जैसे ही ये बात आती है, हाई के नजदीक पहुंचती है, तो ऐसे ही मार्केट में ना इसको लेकर के एक बातचीत चलनी शुरू हो जाती है कि क्या कंपनी जो है ना वो अपने ओवर वैल्यूएशन पर आ गई, कि क्या कंपनी में वहां से करेक्शन होने की संभावना है। इस तरीके से बहुत सारी चीज, क्वेश्चन दिमाग में, जहन में आ जाता है। तो इससे निपटने का सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला, फंडामेंटली रिसर्च करते हुए बहुत ही बेहतर तरीके से आप जाकर के इसके एक एक पन्ने को रिसर्च करिए एजुकेशनली, बस एक उस मुद्दा तो वहां पर है। और दूसरा है अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल, जहां पर आप और हम जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, क्योंकि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो हम वहां पर आप लोगों के सामने डिस्कशन करेंगे। किसी भी प्रकार का इसमें कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां तक आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, अब ये डिस्कशन करेंगे हम और आप, क्या भैया
कंपनी किस दुनिया में काम करती है, कंपनी की फील्ड क्या है, और दूसरी चीज हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे माय डियर कि कंपनी का मिशन और विजन क्या है ना। कंपनी इतनी लाख करोड़ के मार्केट कैप पर है ना, तो कंपनी करती क्या क्या है ना। फिर दूसरा, अगर अब आप पैसा जमा करना 160 150 या अपने हाई पर, मतलब 110 से स्टार्ट हो रही है, 100 पे स्टार्ट हो रही है, तो यहां से लेके अगर आप नेक्स्ट लेवल लेंगे, चाहे 150 का लीजिए, 200 का लीजिए, तो वहां पे जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी तो कंपनी से पूछेंगे ना कि इसका मिशन विजन क्या है, कि आप हमारे पैसे को मल्टीपल ग्रोथ कराएंगे। तो उसको लेकर के चलिए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो कंपनी जो है पावर स्टेशन पर काम कर रही है, कंपनी जो है पावर स्टेशन पे काम कर रही है, जितने कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं परियोजनाएं हैं उस पर काम कर रही है, जितने विकासाधीन है, विकासाधीन का मतलब अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड परियोजनाएं हैं उस पर काम कर रही है। नवीनीकरण के एनर्जी सेक्टर्स में, जैसे आप सोलर पैनल देख रहे हैं, सोलर एनर्जी का देख रहे हैं, तो एनर्जी के सेक्टर में भी काम कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो संयुक्त सहायक कंपनी है, जैसे मान लीजिए किसी को टेंडर मिला है तो उसमें कोलैबोरेट करके भी किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ये काम कर रही है। अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी पर भी ये काम कर रही है, टर्नकी पे भी काम कर रही है। और अगर किसी सर्विसेज की बात किया जाए तो ये सर्विसेज सेक्टर्स में भी है, परामर्श कंसल्टेंसी के भी सेक्टर में है। तो ओवरऑल अगर आप इनके प्रोजेक्ट को देखिए तो इन्होंने एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा एक्सपीरियंस तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि ओवरऑल आप देखिए तो हर एक जगह पर इनकी अपनी एक प्रेजेंस है, जो कि हमको और आपको इस बात को लेकर के मोटिवेट करती है कि ठीक ठाक है। एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि पीएसयू कंपनीज हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप एनर्जी की भी बातचीत कर लीजिए, तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, सिविल की दुनिया में अगर कोई कंपनी हो तो उनको अपना प्रॉफिट मेंटेन करने में ना बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि मैन पावर भी आती है, इक्विपमेंट कॉस्ट भी आती है ना, और दूसरी चीज में पॉलिटिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है कि मान लीजिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे काम किया, कोई पॉलिटिकल इश्यू हो गया तो भी पैसा फंस जाता है। तो इस तरीके से इनको अपने बैलेंस शीट में काम करने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इससे पहले वाली कंपनी ने इतना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है अपने अकाउंट्स में, अपने फिनांस में, अपने बिल बुक में, कि मजा ही आ गया। और आज इस कंपनी का भी जो हमने चुनाव किया है, इतना रिसर्च करने के बाद इन्होंने भी हमको और आपको दिल खुश किया है। तो आगे चल करके आप अपना निर्णय मुझे नीचे बताएंगे कि क्या आप इस कंपनी में अभी अपना इन्वेस्टमेंट लेकर के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर हम एक साल का इस कंपनी का रिसर्च देखते हैं, एक साल का ट्रेजेक्टरी, एक साल का पाथ देखते हैं, तो कंपनी ने क्या किया है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो शुरुआती दौर से मार्च 2023 से मार्च 2023 से एक लगातार जनवरी, मिड ऑफ द जनवरी तक, नवंबर दिसंबर मान लेते हैं, दिसंबर 2023 तक 50 रुपीज से 60 रुपीज के फ्रेम में घूमती रही है। लेकिन जैसे ही हम बात करें जनवरी 2024 की, सेम एक पुरानी कंपनी का भी हिस्ट्री रहा है, इसीलिए हमने इन दोनों कंपनियों को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके बाद मार्केट में एक हाइक क्रिएट होती है और बेहतर तरीके से वॉल्यूम ट्रेड करता है, और अभी आप 100 मतलब 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ इस कंपनी को देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जनवरी 2024 में देयर नंबर ऑफ कंपनी जिनके अंदर एक अच्छा रुझान देखने को मिला है। अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो मैंने आप सभी लोगों को बोला है माय डियर कि किसी भी कंपनी का चुनाव करते समय कुछ मंत्र याद रखिए, कुछ गोल्डन रूल्स याद रखिए। सबसे पहले कंपनी का धंधा कैसा है, कंपनी का मॉड्यूल कैसा है, फिर कंपनी का बंदा कैसा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे है, फाउंडर कैसे है, डायरेक्टर कैसे है, इसको आप समझिए। और फिर कंपनी का विजन क्या है, करती क्या है भाई, और आगे क्या करने वाली है 2 4 5 10 20 साल में अपने आप को कहां पर देखती है, इसके बारे में डिस्कशन करिए। और उसके बाद ओवरऑल तीनों को लेकर के ना उनके बुक्स, उनके संविधान को, उनके संविधान वाली किताब को मांगे कि भैया बताओ तुमने इसके अंदर बुक्स में क्या क्या एंट्री कर रखी है। ये 4 चीज जरूर देखिए। फिर उसके बाद जब आप उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करिए तो भी मैंने आप लोग को गोल्डन रूल दिया है। वो गोल्डन रूल मैंने कहा है कि सबसे पहले किसी भी कंपनी का देखिए कि भैया कमाती कितना है, मतलब अर्निंग कितना है ना, पहले अर्निंग्स देख लीजिए। फिर उसके बाद आप उनसे पूछिए कि भैया आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आप एक्सपेंसेस देख लीजिए। फिर उसके बाद उनसे पूछ लीजिए भैया सेविंग कितनी है, बचाते कितना हो। फिर उसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट पूछ लीजिए कि कंपनी में और आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर रखते हैं। फिर आप उनसे पूछ लीजिए कि भैया आपका अगला विजन क्या है।
फिर उसके बाद ये सारी चीजों को एक जगह पे उनसे उनकी बुक मांग लीजिए। बुक्स में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कंपनी का हिस्ट्री, कंपनी का पॉलिटिक्स, कंपनी की इकोनॉमिक्स, कंपनी की जियोग्राफी, कंपनी की डेमोग्राफी, जियोग्राफी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद उनकी बुक मांग लीजिए। तो हम लोग के पास यहाँ पर ये चीज आ चुकी है कि भैया चलते हैं एक बार परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर हम मार्च 2021 की बात करें, 2021 की, तो इनका सेल्स अगर हम देखें तो 1609 करोड़, मतलब ठीक है 1500 करोड़ के ऊपर है। फिर मार्च 2022 की बात करें तो 1675 करोड़ के नियर अबाउट इनका क्या है, सेल्स है। फिर अगर उसके बाद मार्च 2023 की बात करें तो मार्च 2023 में 2029 मतलब 2000 प्लस करोड़ का इनका क्या रहा है, सेल्स रहा है। फिर उसके बाद अगर हम सितंबर 2023 की बात करें, सितंबर 2023 की, तो 2931 अब तक में 2931 दैट इज वेरी क्लोजर टू 3000 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हम थोड़ा रेड फ्लैग देने की कोशिश करते हैं। रेड फ्लैग का मतलब कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच में रेशियो ठीक है या नहीं है। तो जरा हम एक्सपेंसेस देखते हैं तो ओवरऑल अगर हम एक्सपेंस देखें तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने एक्सपेंसेस पर बहुत अच्छा कमांड किया और कहीं पर भी रेड फ्लैग नहीं है। इसका मतलब हम इन्हें प्लस साइन देते हैं इनके बिल बुक के लिए। क्यों? क्योंकि सेल्स और एक्सपेंस का रेशियो इन्होंने बहुत अच्छा से मिनिमाइज करके चले। फिर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इनके ओपीएम की बात करें, इनके अदर इनकम की बात करें, इनकी लायबिलिटीज की बात करें, इनके टैक्सेस की बात करें ना, इनके हम लोग अदर प्रॉफिटेबल टैक्सेस बिफोर जो होता है ना, एक प्रोडक्ट से पहले के टैक्सेस की बात करें, डिप्रेशिएशन की बात करें, तो ओवरऑल अगर हम सारे काउंट्स करें तो हमें लास्ट में जो कैलकुलेशन निकल कर आता है हम उसे नेट कहते हैं, मतलब नेट है। उसके बाद बैलेंस शीट में फाइनल क्या निकल कर आए, तो जरा फाइनल को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग मार्च 2021 में बात करें तो 482 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट बुक है। चलो ठीक है भैया। फिर मार्च 2022 की बात करें तो 516 करोड़ का प्रॉफिट बुक है। बहुत अच्छे भैया। फिर अगर हम लोग मार्च 2023 की बात करें तो 719 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट बुक है। बहुत अच्छे। अगर हम इस बार का देखें इनकी ट्रेजेक्टरी में अचानक से इतना बड़ा मूव क्यों आया है, इनका प्राइस इतना बेहतर हाइक क्यों हुआ है, तो अब आप देखिए कि सितंबर 2023 में, मतलब जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से पहले की अगर हम बात करें तो 1693 मतलब 719 करोड़ से मल्टीप्लाई करके 2 से 1693 करोड़ मतलब 1693 करोड़ रुपए का इनके प्रॉफिट है। इसलिए इनको एक अच्छा मूव देखने को मिला है। इससे प्रीवियस में मैंने बताया कि इनका विजन इतना लंबा हुआ क्योंकि इन्होंने अपने आप को ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, कहां पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जब इंट्रोड्यूस किया तो इनका मजा बहुत ही बेहतर हो गया एनर्जी के सेक्टर में। बाकी सिविल में, कंस्ट्रक्शन में, सब जगह काम कर रहे थे। पावर जनरेशन के सेक्टर में जैसे इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक के साथ जोड़ा, हाइड्रो और इलेक्ट्रिक को एक साथ कंबाइन किया, तो इनके में एक मैसिव ग्रोथ दिखाई दिया और ओवरऑल कंपनी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस वाइज काम कर रही है। इतना डेटा एनालिसिस होने के बाद आप मुझे नीचे बताते रहिएगा कि आप का डिसीजन इसको लेकर के क्या बनता है। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में हमने आप लोगों को हमेशा से गोल्डन रूल दिया है कि चलो भैया रिजल्ट्स जरा देख लेते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो इससे पहले ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो 2012 से लेकर के 2018 तक हम बेसिक्स देख लेते हैं। लेकिन अगर हम 3 इयर्स को देखें तो यहाँ 19 से हम कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। तो 19 से अगर हम सेल्स देखें तो 9000 के करोड़ हुआ ना। मार्च 2020 में देखें 10,000 करोड़ के पास हुआ। मार्च 2021 में फिर से 9,600 दैट इज वेरी नियर टू 10,000 करोड़। अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो 9,000 प्लस करोड़ में सेल्स है। अगर हम मार्च 2023 में बात करें तो 10,600 करोड़ का है। और टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ्स या ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो 10,300 करोड़ का इन्होंने अभी तक सेल्स बताया। अगर हम कहीं पे एक्सपेंसेस को देखें, रेड फ्लैग देने की कोशिश करें तो देखो मार्च 2019 में इन्होंने 8,000 का सेल्स किया लेकिन 4,000 का खाली इन्होंने क्या किया है, एक्सपेंस किया है। अगर 2020 में देखें तो 10,000 का इन्होंने सेल्स किया है तो 4,562 करोड़ का खाली इन्होंने एक्सपेंस किया है। तो इन्होंने 50% लगभग मार्जिन जो है ना
अपने सेल्स एंड एक्सपेंस के रेशियो को बना के रखा है, इसलिए हम इसे शुरू से प्लस कहते हैं, क्योंकि पीएसयू सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, पावर और इस तरीके से हाइड्रो पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां मोस्ट ऑफ द इतना बेहतर रेवेन्यू नहीं बना के रख पाती हैं। लेकिन जब एक बार उनका देखो, कुछ जगह क्या है ना, उनकी इनकम फिक्स्ड होती है, कुछ जगह पे ना उनका जो कॉस्ट होता है ना वो फिक्स्ड होती है। जैसे कंपनी का सेटअप हुआ, इक्विपमेंट्स का सेटअप हुआ, तो वहां पर उनकी कॉस्ट फिक्स होती है, लेकिन उसके बाद जब रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करते हैं तो एक अच्छा रेवेन्यू निकलता है। ओवरऑल सारी चीज को निकालते हैं तो अगर हम नेट प्रॉफिट पर चलते हैं तो नेट प्रॉफिट में कहीं पर भी इनका शुरू से लेके अंत तक में एक जगह पर भी रेड फ्लैग नहीं है। तो अगर हम मार्च 2018 से बात कर लें तो 2785 मतलब 2000 प्लस करोड़ था, फिर उसके बाद 2800 करोड़ था, फिर 3300, फिर 3600, फिर 3700, फिर 4200, फिर लगातार इनके सेल्स में पॉजिटिव उछाल ही आया है। एक जगह पर भी इनके पास कोई भी मतलब इन्होंने अपने पुराने वाले रिकॉर्ड से पीछे वाले रिकॉर्ड में भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, मतलब हमेशा प्रोग्रेसिव रहे हैं और अच्छी तरीके से अपने सेल्स में, अपने एक्सपेंसेस में और अपनी फिनांस में, अपने अकाउंटिंग में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया है। इतना रिजल्ट्स एनालिसिस करने के बाद आपका क्या डिसीजन बनता है, मैं कंपनी का नाम आप लोगों को बताता हूं, एनएचपीसी। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एन नेशनल, एच हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पी पावर, सी कॉर्पोरेशन। तो अगर हम इतने रिसर्च के बाद भी बात करें कि आपका डिसीजन इसको लेके क्या बन रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब अगर हमने बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो देखिए ये सब कुछ डिपेंड होता है पीछे के ग्राफ से, बेटे ने क्या पढ़ा है वो तो डेटा लास्ट में बताता है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप ईयर ऑन ईयर देखिए कि पॉजिटिव रहा है। अगर हम इसमें कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव के साथ ही प्रॉफिटेबल रहे हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें तो ओवरऑल स्टॉक प्राइस भी आप देखिए तो लगातार उसी तरीके से ट्रेड में रहा है। आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी पॉजिटिव रही है, हर एक एंगल पर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें, आप थोड़ा शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स को देखते हैं 2021 में। 2021 में जो प्रमोटर थे, ठीक ना, वो 70.9% के साथ, मतलब लगभग कह लीजिए 71%, लगभग ठीक। फिर उसके बाद अगर हम लोग मार्च 2022 में देखते हैं, मार्च 2022 में देखते हैं तो सेम वही 70.9%, इसको रफली हमने 71% समझा है। अगर हम लोग मार्च 2023 में देखते हैं, मार्च 2023 में देखते हैं फिर सेम वही आंकड़ा 70.95%, मतलब रफली हम इसे 71% कह रहे हैं। फिर अगर हम दिसंबर और आज तक बात करें तो 70.95% के साथ ये काम कर रहे हैं। इन्होंने पीछे अपने प्रेस रिलीज में एक अच्छे ऑफर्स के बारे में बात किया है, एक अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया है, पीएसयूज में बेहतर तरीके से एक लीडिंग कंपनीज के रूप में काम कर रही है, तो ओवरऑल इनका रिजल्ट भी ठीक रहा है। अगर हम एफआईआईज की बात करें, अगर हम एफआईआईज की बात करें तो अगर हम बात करें मार्च 2021 में, 2021 में तो 4 पॉइंट के साथ 4%, 4 प्लस था, लेकिन हम रफली 4% ले लेते हैं। अगर हम लोग मार्च 2022 की बात करें तो इन्होंने इसको प्लस किया 4% से 5.70% किया। फिर देखिए लगातार इन्होंने उसमें इंक्रीज किया है। और फिर अगर हम लोग मार्च 2023 की बात करें तो 7.37% इसमें स्टेक और बढ़ाया है। और अगर हम लोग बात करें कि लास्ट में तो 7.59%, मतलब और भी इसमें प्लस अप किया है परसेंटेज में। तो ओवरऑल आप देखिए तो एफआईआईज का भी रुझान जो है ना स्टॉक पैटर्न पे बहुत बेहतर तरीके से, होल्डिंग पैटर्न पे बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है। अगर हम अपने डीआईआईज की बात करें, ठीक है ना, अगर हम डीआईआईज की बात करें तो 14% के साथ डीआईआईज ने एंट्री करी थी और लगातार 14 कहीं कहीं 15 भी रहा है और अंत में जो है नियरली कहीं पे 15% किया तो कहीं पे 15.78% किया, तो कहीं पर इन्होंने थोड़ा सा घटा करके 13.42, मतलब 14 से 13.42 मतलब पॉइंट्स में कुछ अपना इधर उधर किया है। तो कहीं पर 15.52 भी था, तो आपने देखा कि ओवरऑल डीआईआईज भी इसमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और बने हुए हैं। थोड़ा गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वेशन है,
तो गवर्नमेंट शुरुआत से किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अचानक से 2022 दिसंबर में 1.73% का स्टेक जो है ना होल्डिंग पैटर्न पर शामिल होता है। आपके गवर्नमेंट सेक्टर का भी, गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर पब्लिक सेक्टर का पैसा 10% के साथ था, आज पब्लिक का पैसा थोड़ा वहां पर कम है, 6.73% का वहां पर पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एनएचपीसी ने बेहतर तरीके से काम करके रखा हुआ है। आप अपने डिसीजंस को इसके रिगार्ड्स क्या लेते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को अब तक समझने के बाद आपके जहन में क्या इसको लेकर के सेलिंग हो, बाइंग हो, होल्डिंग हो, तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से आपको इंट्रोड्यूस करना है। हम किसी प्रकार से आपको रखने, बेचने और खरीदने की सलाह नहीं देते हैं। आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। साइनिंग आउट।